आइए आपको सीधे हजारीबाग लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। और विशाल संख्या में पधारे झारखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी ने विस्तार से 100 साल पहले कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार की धरती पर कैसे कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में इसी काम से यह भूभाग कैसे अछूता रह गया, इसका वर्णन किया है। मैं देख रहा हूं आज यहां सिर्फ झारखंड के भी नहीं, दक्षिण बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार के लोगों को बराबर समझ है कि इस अनुसंधान केंद्र का लाभ सिर्फ झारखंड को ही मिलेगा ऐसा नहीं, दक्षिण बिहार के लोग भी इसका सर्वाधिक लाभ उठा पाएंगे, ये उनको भली भांति पता है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात हम सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि देश के कृषि जगत को किसानों के नसीब पर छोड़ दिया गया। और उसी का नतीजा है कि सारा विश्व कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति कर चुका है, भारत आज भी उससे बहुत पीछे है। चाहे जमीन का रखरखाव हो, चाहे अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया कराना हो, चाहे किसान को पानी और बिजली उपलब्ध कराना हो, चाहे किसान जो उत्पादित करता है चीजें उसके लिए सही बाजार मिले, सही दाम मिले, मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया हो, कृषि के साथ सहायक उद्योग, पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग हो, शहद का काम हो, इन सारी बातों को लेकर के एक संतुलित, एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड जब तक हम प्लान नहीं करते, हम हमारे गांव के आर्थिक जीवन को बदल नहीं सकते, हम किसानों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार परंपरागत जो कृषि है, जो हमारे किसान भाई बहन अपने पुरखों से सीख करके आगे बढ़ा रहे हैं, वे कृषि आधुनिक कैसे बने, वह कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, और आज जो प्रति हेक्टर उत्पादन होता है वो उत्पादन कैसे बढ़े, ये चिंता का विषय है। और लेकिन उसका उपाय नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके लिए कोई रास्ते नहीं खोजे जा सकते, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जमीन कम होती चली जा रही है। आज से 50 साल पहले जिस परिवार के पास 100 बीघा जमीन होगी, परिवार का विस्तार होते होते बेटे, बेटे के बेटे, चचेरे भाई, उनके बेटे, जमीन के टुकड़े होते होते अब परिवार के पास 2 बीघा 5 बीघा जमीन रह गई होगी। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है, परिवार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है, उसमें अगर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा फसल नहीं प्राप्त करेंगे, तो न तो देश का पेट भरेगा, न तो किसान का जेब भरेगा। और इसलिए कृषि का विकास ऐसे हो जो देशवासियों का पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे। और इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारी परंपरागत कृषि में पुनः संशोधन करने की, रिसर्च करने की। और भारत इतना विशाल देश है कि एक कोने में एक लेबोरेटरी में काम होने से काम चलेगा नहीं। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वहां की वायु के अनुसार, जमीन के अनुसार, परंपराओं के अनुसार संशोधन करने पड़ेंगे। और तब जाकर के उन संशोधनों का उपयोग होगा। अगर केरल में जो प्रयोग सफल होता है, वही प्रयोग हम झारखंड पे फिट करने जाएंगे, तो कभी कभी न तो किसान उसको स्वीकार करेगा, और अगर कोई जगह पे विफल गया तो कभी किसान हाथ नहीं लगा। और इसलिए वो जो भूभाग में रहता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में जीता है, जिस परंपरा से खेती करता है, उसी में अगर हम संशोधन करेंगे, उसी में वैज्ञानिकता लाएंगे, आधुनिकता लाएंगे, तो किसान उसको सहज रूप से स्वीकार भी करेगा और किसान को वो उपकारक भी होगा। और इसलिए हमने दूर सुदूर इलाकों के विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा मिले, उनको रिसर्च करने का अवसर मिले, और वो अपने अपने क्षेत्र में उस भूभाग के किसानों का भला करने की दिशा में नए संशोधन करें, जिसको आगे चल करके लागू किया जाए। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास, जिसके तहत आज एक संशोधन के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट झारखंड को मिल रहा, इसका लाभ ये पूरे इलाके को मिलने वाला है। हमारे देश ने प्रथम कृषि क्रांति देखी है, लेकिन उसको बहुत साल हो गए। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। ये दूसरी कृषि क्रांति होने की संभावना कहां है? मैं जानकारियों के आधार पर कह सकता हूं, अब हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति की संभावना कहीं है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
भारत के जो पूर्वी इलाके हैं वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है। और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है। और क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हम आरंभ कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए। इस इलाके में यूरिया के खातर के कारखाने बंद पड़े हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया, चाहे गोरखपुर का कारखाना हो, चाहे सिंदरी का कारखाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल आसाम में कारखाने लगाने की बात हो, बिहार में लगाने की बात हो, अरबों खरबों रुपए की लागत से इन कारखानों को लगाया जाएगा, चालू किया जाएगा, ताकि यहां के किसानों को खाद्य मिले, यूरिया मिले, उनको खाकर मिले। और पास में जो उत्पादन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो बोझ लगता है उससे भी उसको मुक्ति मिले। और यहां पर खाद के कारखाने लगे तो यहां के नौजवान को रोजगार भी मिले। सरकार ने एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है। आजकल अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई देने से पहले कहता है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाइए, रक्त परीक्षण करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके बाद तय करेंगे कि क्या बीमारी है और उसके बाद दवाई देंगे। गांव के अंदर भी डॉक्टर आजकल सीधी दवाई देने के बजाय आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए भेजता है। शरीर के अंदर क्या कमी आई है उसका पता पहले लगाया जाता है, उसके बाद दवाई दी जाती है। जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा ही हमारी इस धरती माता का भी स्वभाव। जैसे हम बीमार होते हैं वैसे ही ये हमारी धरती माता भी बीमार होती है। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं वैसे हमें धरती माता की तबीयत की भी चिंता करना जरूरी है। हमारी धरती माता को क्या बीमारी है, क्या कमियां आई हैं, हमने किस प्रकार से हमारी धरती माता का दुरुपयोग किया है, कितना हमने उसको चूस लिया है, इसका अध्ययन जरूरी है। और इसलिए सरकार ने पूरे देश में हर खेत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना तय किया। धरती के परीक्षण के द्वारा उसका एक कार्ड निकाला जाएगा। जैसे इंसान का हेल्थ कार्ड होता है वैसे खेत की धरती माता का भी हेल्थ कार्ड होगा। कृषि क्षेत्र में हम विश्व से काफी पिछड़े हुए हैं। यह अनुसंधान केंद्र जो है पूरे झारखंड को लाभ पहुंचाएगा। और जमीन कम हो रही है, हमें कम जमीन में ज्यादा उत्पादन लेना है। कई सारी बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम आपको दोबारा